CH-180 फ्यूरी फिस्ट 9 हॉल्स। अब शिखा भी जंग के मैदान में उतर गई थी। उसके ग्रुप में ज्यादा लोग थे, इसलिए ज्यादा विशाल छिपकलियां उन पर हमला कर रही थी। उनकी गिनती इतनी बढ़ गई थी कि अब उनके सैनिकों को भी अकेले लड़ने में परेशानी होने लगी थी। अगर अब भी शिखा बिना कुछ किए खड़ी रहती तो एक एक करके उसके सैनिकों की जान भी जानी शुरू हो जाती। वो परेशानी में थी, लेकिन ये भी जानती थी कि आरव अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। तभी उसकी नजर टूटी हुई बिल्डिंग पर बैठे आरव पर पड़ी, जो मेडिटेट कर रहा था। क्या सच में इसका दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ अपने फायर नेबुला को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है? हद है, शिखा ने गुस्से में कहा और अपने सैनिकों को छोड़कर आरव की तरफ बढ़ने लगी। वो किसी भी कीमत पर आरव को मरने नहीं दे सकती थी। आखिर आरव इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने की आखिरी उम्मीद था। कैप्टन, कैप्टन, शिखा के सैनिकों ने जब देखा कि शिखा उन्हें छोड़कर आरव के पास जा रही है तो वो पैनिक होने लगे। मेरी जगह कवर करो, मैं उसे वहां बचाने जा रही हूँ। तब तक खुद की रक्षा करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, उसने अपने सैनिकों से कहा। यस कैप्टन, सैनिकों ने कहा और फिर से बैटल में लग गए। जब शिखा कुछ 100 मीटर आगे बढ़ी तो उसे उस टूटी हुई बिल्डिंग से एक सुर्ख लाल रोज फ्लेम बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते ये फ्लेम सुनामी की तरह उन विशाल छिपकलियों में फैलने लगा और आसपास के इलाके का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शिखा ने हैरान होकर आरव की तरफ देखा। उसे आरव से बहुत शक्तिशाली फायर एनर्जी निकलती हुई महसूस होने लगी, जो पहले से एकदम अलग थी। ये कैसे हो सकता है? इस लड़के ने ऐसी कंडीशन में भी अपने इंटरमीडिएट मैजिक को अगले लेवल तक ले गया। आखिर ये लड़का है क्या? शिखा पूरी तरह दंग रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। चारों ओर से डिमन बीस्ट के घिरने के बाद तो उसके सबसे बहादुर सैनिक भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। देखा जाए तो इस काम में एक मैजिशियन को अपना पूरा ध्यान लगाना होता था और वो बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से डिस्टर्ब भी हो सकता था। और आरव 2000 विशाल छिपकलियों से घिरा हुआ था, जो कभी भी उसकी जान ले सकती थी। क्या इसे डर नहीं लगता कि इसका समन बीस्ट इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा? क्या इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस वक्त अपने नेबुला को अगले लेवल पर लेकर जाने में इसकी जान को खतरा होगा? शिखा ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसका रोज फ्लेम उस टूटी हुई बिल्डिंग से बाहर निकला और उसकी पूरी बॉडी फ्लेम से ढक गई। वो इसमें बेहद डरावना दिख रहा था और चीता बहुत बढ़िया। तूने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। आरव मुस्कुरा रहा था और उसकी ये मुस्कान उन फ्लेम्स के कारण बेहद भयानक लग रही थी। आरव की बात सुनकर चीता तुरंत उसकी तरफ आ गया। आरव ने भी हमला करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। देखते ही देखते उसके शरीर की फ्लेम्स उसके हाथ में आ गईं। आरव की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। इतनी ज्यादा शक्ति के कारण आरव के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों में भी एक आग दिख रही थी। उसने बिल्डिंग के ऊपर से एक फायर फिस्ट फेंका और ढेर सारी एनर्जी सीधा जमीन में चली गई। जिस रफ्तार से ये एनर्जी जमीन में ट्रांसफर हो रही थी, वो दंग कर देने वाली थी। कुछ ही सेकंड्स में आसपास की जमीन में दरारें पड़ने लगी, मानो जैसे वो अपने अंदर की एनर्जी को बाहर आने से रोक नहीं पा रही हो। फ्यूरी फिस्ट 9 हॉल्स। अब एनर्जी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। आरव के कमांड देते ही उसके आसपास करीब 100 मीटर में जमीन से रोज फ्लेम्स के पिलर्स निकलने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये पिलर्स जमीन के बहुत अंदर से बाहर आ रहे थे। पहला तो सीधा आरव की बॉडी पर आया और उसकी फ्लेम्स हवा में जाने लगी। दूसरा पिलर उससे काफी दूर आया। इन दोनों पिलर्स में लगभग 30 मीटर की दूरी थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उन दो पिलर्स के बीच में जो कुछ भी आ रहा था, वो सब कुछ तबाह होता जा रहा था। तीसरा पिलर आरव के पीछे आया और ये दूसरे पिलर के ठीक सामने था। वहां एक बड़ा धमाका हुआ। इन 3 पिलर्स के दोनों तरफ 3-3 पिलर्स और निकलने लगे। इसका मतलब 6 और पिलर्स जमीन के अंदर से निकल आए थे। पहले 3 पिलर्स ने एक झटके में ही आरव के आसपास मौजूद सारी छिपकलियों को जलाकर राख कर दिया था। उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में जितनी छिपकलियां थीं, सबका काम तमाम हो गया था और उसके बाकी के 6 रोज फ्लेम्स पिलर्स कुछ कम नहीं थे। वो भी चारों तरफ तबाही फैला रहे थे। विशाल छिपकलियों के झुंड जलकर राख होते जा रहे थे। यहाँ तक कि जमीन पर पड़ी उनकी लाशें भी जलकर राख हो गई थी। ये 9 पिलर्स 9 हॉल्स को दर्शाते थे और उनकी ऊंचाई लगभग 5-6 फ्लोर्स जितनी थी। वो छिपकलियां तो इनके सामने चींटी जैसे लग रही थी। मतलब इन्होंने कई सारी विशाल छिपकलियों को मौत के घाट उतार दिया था। शिखा भी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन थी जो 3rd लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके पास सोल सीड नहीं थी। आरव की सोल सीड ने उसके हमले को और ताकतवर बना दिया था। वो इतना शक्तिशाली था कि एक साथ 100 विशाल छिपकली को मार रहा था। शिखा के सैनिक अब भी विशाल छिपकलियों से घिरे हुए थे, पर आरव के आसपास की जगह एकदम खाली हो गई थी।
ना वहां कोई लाशें थी और ना ही छिपकलियां, सिर्फ राख थी, ढेर सारी राख। पास ही एक आतताई छिपकली भी थी जो लगातार आरव और चीता की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही आरव ने फेरिफिस्ट 9 हॉल से हमला किया, वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगी। इससे साफ समझ में आता है कि आरव का फेरिफिस्ट 9 हॉल्स का हमला इतना शक्तिशाली था कि एक आतताई छिपकली भी इसका सामना नहीं कर पा रही थी। अगर वो कुछ और देर वहां रुकते तो उसकी हालत भी बाकी की मगर छिपकली की तरह होती जो जलकर राख हो गई थी। जैसे ही वो छिपकली वहां से भागी, आरव पर हमला करने के लिए जितनी भी मगर छिपकलियां आगे बढ़ रही थी, सब अचानक रुक गई क्योंकि उनकी कमांडर बीच बैटल में ही उन्हें छोड़कर भाग गई थी। चीता, जल्दी, यही यहां से निकलने का सुनहरा मौका है। आरव तुरंत चीता की पीठ पर बैठ गया। वो मगर छिपकलियां अब भी उसके आसपास मूर्तियों की तरह खड़ी हुई थी। अब चीता के पास इतनी जगह थी कि वो आराम से भाग सकता था। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया और पास की एक टूटी हुई बिल्डिंग पर कूद गया। फिर वो उसकी छत से सीधा नीचे कूद गया। भले ही यहाँ का पूरा रास्ता विशाल छिपकलियों से भरा हुआ था, चीता उनकी बॉडीज पर कूदकर आगे बढ़ रहा था। उन विशाल छिपकलियों ने उस पर हमला करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। कई बार तो खुद आरव को ऐसा लग रहा था कि उन छिपकलियों ने चीता की पूंछ को अपने दांतों तले दबा लिया हो, लेकिन उसका चीता बहुत तेज था और वो छिपकलियां उसे पकड़ना तो दूर, उसका एक बाल तक नहीं पकड़ पाई। चीता उन छिपकलियों के ऊपर से महज 3 सेकंड्स के लिए ही दौड़ा था, लेकिन फिर भी आरव की जान हलक में आ गई थी। चीता, एक बार बता तो देते कि ऐसा कुछ करने वाले हो, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी, आरव ने चीता से कहा। चीता इस रोड के बाद एक मोड़ पर पहुंचा तो वहां काफी कम विशाल छिपकलियां थी, इसलिए आरव ने तुरंत उसे आराम करने के लिए उसकी दुनिया में वापस भेज दिया और खुद अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके आसपास की परछाइयों में गायब हो गया। आरव बैटल के दौरान पूरे समय आसमान को देख रहा था। ऐसा करना उसकी कोई आखिरी इच्छा या फिर आदत नहीं थी, बल्कि वो सूरज के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जो बादलों में छुपा हुआ था। बिल्डिंगों की परछाई तभी बनती जब वहां धूप होती। कई विशाल छिपकलियां उनका पीछा तो कर रही थी, लेकिन मोड़ पर पहुंचने के बाद ना तो उन्हें आरव दिखा और ना ही चीता। इसके अलावा बैटल की आवाज सुनकर और भी छिपकलियां शिखा और उनके सैनिकों की तरफ बढ़ रही थी। किस्मत से आरव उनके आने के पहले ही गायब हो गया था। शिखा ने आरव को वहां से भागते हुए देख लिया था, लेकिन जब वो मोड़ पर पहुंची तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखा, मानो आरव जैसे हवा में गायब हो गया था। शिखा ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो बस मोड़ तक पहुंच पाया था और पूरी रोड विशाल छिपकलियों से भरी हुई थी। ये छिपकलियां सीधा उसके सैनिकों की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आरव को यहां देखा ही नहीं था। ये तो गायब हो गया। शिखा बुरी तरह से हैरान थी। पहले जब उसे पता चला कि संजीवनी भूमि की आपदा के दौरान आरव ने कैसे इतने सारे लोगों की जान बचाई थी और जादू नगरी में शैतान नगरी के लोगों को पकड़वाया था, तो उसे लगा था कि आरव की किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि इसमें सिर्फ आरव की किस्मत का हाथ नहीं था। उसका मन कह रहा था कि आरव के पास कोई खास शक्ति थी, जिसका इस्तेमाल करके वो वहां से गायब हो गया था। वो कैसे भी करके उसे ढूंढ तो लेती, लेकिन परेशानी ये थी कि उसके सारे सैनिक हजारों विशाल छिपकलियों से घिरे हुए थे और उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे भी या नहीं। शिट, एक आतताई छिपकली का पूरा एक झुंड हमारी तरफ आ रहा है। कैप्टन, कैप्टन, हमारी तरफ आतताई छिपकलियों का झुंड आ रहा है, एक सैनिक ने कहा, जिसे आसपास के इलाके में सब कुछ देखने के लिए तैनात किया गया था। मगर छिपकलियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि वो सब बैटल मैजिशियंस थे और उन्हें सर्वेंट क्लास बीस्ट से लड़ने का बहुत अनुभव था। वो बखूबी जानते थे कि उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके उन्हें कैसे हराना है। लेकिन आतताई छिपकलियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितनी आतताई छिपकलियां वहां आती, उनके ग्रुप को उतना ही ज्यादा नुकसान होता और यहाँ तो एक पूरा झुंड आ रहा था। पहले ही वो अपनी पूरी शक्ति मगर छिपकलियों को रोकने में लगा रहे थे और अब इतनी सारी छिपकलियों का सामना करने की शक्ति उनके पास नहीं बची थी। उन छिपकलियों से पूरी सड़क भरी हुई थी। वो सब अपने अपने एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग रंग की थी। अपनी मौत को सामने देखकर शिखा के सैनिकों की सिटी पिटी गुल हो गई थी। जल्दी जल्दी रास्ता बनाओ, अभी के अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, शिखा ने कमान दी। उन्हें किसी भी तरह से वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना था, नहीं तो वहीं उनकी मौत हो जाती। इस दौरान आरव अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके उस इलाके से दूर पहुंच गया था। वो अब भी अग्निगढ़ शहर के बीचों बीच था, लेकिन यहाँ की सारी बिल्डिंगें टूटी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था। दूर दूर तक सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। आसपास दलदल भी नहीं था। उसे कुछ दूरी पर विशाल छिपकलियों का टीला तो दिख रहा था, लेकिन यहाँ कोई विशाल छिपकली नहीं थी। ये इलाका एकदम सुनसान था।
आरव ने इस बिल्डिंगों के मलबे में किसी तरह एक ऊंचा टावर ढूंढ लिया था, जो बाकी बिल्डिंगों से बहुत बेहतर हालत में था। इस पर खड़े होकर वो उन सैनिकों और डीमन बीस्ट के बीच का मुकाबला देख रहा था। उसे अब उनके चेहरे पर बहादुरी और अकड़ की जगह डर दिखाई देने लगा था। सच कहे तो आरव उसके वहां से भागने के बाद शिखा का रिएक्शन देखना चाहता था। वो उनकी नाक के नीचे से भाग गया था। उन्हें लगा था कि वो उसे रोक लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आरव एक शैडो मैजिशियन भी होगा। अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके ही तो वो इतनी आसानी से भाग पाया था। विशाल छिपकलियों की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती, इसलिए उन्हें आरव की परछाई की भनक तक नहीं लगी थी, और यही कारण था कि वो उनके इलाके में बिना कुछ सोचे समझे आ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बैटल के दौरान उसने अपने इंटरमीडिएट फायर मैजिक को 3rd लेवल तक भी पहुंचा दिया था। आरव को अब समझ में आ रहा था कि कई सीनियर मैजिशियंस इंटरमीडिएट और प्राइमरी मैजिशियंस को डीमन बीस्ट से बैटल्स लड़ने के लिए क्यों बोलते थे। हाँ, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी था, लेकिन एक मैजिशियन के पास खुद को और ताकतवर बनाने का सबसे अच्छा तरीका था बैटल। अगर आरव इतने सारे डीमन बीस्ट से नहीं घिरा होता तो उसे अपना इंटरमीडिएट फायर मैजिक 3rd लेवल तक पहुंचाने में कम से कम 6 महीने और लगते। फेयरी फिस्ट 9 हॉल्स, आखिर मैंने इतना आक्रामक हमला करना सीख ही लिया। आरव ने अपनी मुट्ठी की तरफ देखा तो उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी इसी एक मुट्ठी से तबाही मचाई थी। उसे अभी भी याद था कि जब पहली बार उसने अपनी मीरा मैम को इसका इस्तेमाल करते हुए देखा था। भले ही अब तक तो वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई होंगी, लेकिन कम से कम आरव तब वाली मीरा मैम की बराबरी तक तो पहुंच ही गया था। वैसे भी वो मैजिक कोर्ट की जज थी, इसलिए उनका ताकतवर होना तो बहुत जरूरी था। थोड़ी देर उन सैनिकों को देखने के बाद आरव वहीं बैठ गया और आराम करने लगा। वो उस बैटल से थक गया था, क्योंकि अब वो सुरक्षित था, इसलिए उसे भागने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो उन शैतान बैटल मैजिशियंस का अंत होते हुए देखना चाहता था। अरे, वो क्या है? अचानक आरव को आसमान में बड़े बड़े पंख दिखाई दिए। वो खड़ा हुआ और उसने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। ये एक आम गरुड़ पक्षी से भी बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी था और अग्निगढ़ शहर के ठीक ऊपर उड़ रहा था। इसके पंजे बेहद नुकीले थे और उनमें एक बहुत बड़ा जाल था, जिसमें 4 लोग फंसे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो उस जाल से बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और कैदियों की तरह उन्हें यहाँ से वहां ले जाया जा रहा था। उनकी आंखें यहाँ वहां मदद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आरव उन चारों को बहुत अच्छे से जानता था। ये कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त रुद्र, प्राची, श्रेया और समायरा थे। उन्हें इस हालत में देखकर आरव के दिल में गुस्से की आग धधक उठी। उसे अब समझ में आ रहा था कि बख्तावर उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा था। उसने आरव के दोस्तों को कैद करके बहुत चालाकी दिखाई थी। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता था। अगर उसका बस चलता तो वो उस बख्तावर को अगले ही पल मार डालता।